हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ड्रंकन मास्टर पे। तो जैसा कि हम आपके लिए पार्ट वन में 10 क्वेश्चंस टीचिंग मेथडोलॉजी के लेकर के आए थे, ऐसे ही आज उसका पार्ट टू लेकर के आए हैं। टीजीटी इंग्लिश के जो 30/8/2025 को 1 से 3 बजे की शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके 10 क्वेश्चंस हाजिर हैं आपके सामने। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। Which activity is commonly used in art education classes? Cleaning the school corridors, reading school attendance list, arranging classroom furniture और drawing with colored pencils। तो यहाँ पे आर्ट एजुकेशन की बात की जा रही है, तो आर्ट एजुकेशन को क्लियरली हम देख सकते हैं। ड्राइंग विद कलर्ड पेंसिल्स विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। When developing a lesson plan, which component is crucial for aligning instructional activities with learning objectives? Option A. The lesson plan should outline specific instructional activities, assessments, and resources that directly support the achievement of learning objectives. काफ़ी ठीक लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं। The lesson plan needs to specify the exact content to be covered without considering, ये गलत हो गया, without considering how it align with learning objectives. ऑप्शन 3 देख लेते हैं। The lesson plan should detail the exact steps for classroom management and student behavior expectation. ये भी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। नेक्स्ट है, द लेसन प्लान मस्ट इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज रिगार्डनेस ऑफ देयर रेलेवेंस ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन सब में सबसे ज़्यादा सही सुटेबल आंसर ये है, ऑप्शन ए। द लेसन प्लान शुड आउटलाइन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, असेसमेंट्स एंड रिसोर्सेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लेसन प्लान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही आता है। चलिए अपने तीसरे सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल? लाइब्रेरी बुक रजिस्टर, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, मंथली स्कूल कैलेंडर और फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर। इसमें लाइब्रेरी बुक रजिस्टर ये कोई असेसमेंट टूल है ही नहीं, और मंथली स्कूल कैलेंडर ये भी कोई असेसमेंट टूल नहीं है। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट ज़रूर एक असेसमेंट टूल है, और फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर भी एक असेसमेंट टूल है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर जो है ये आपका असेसमेंट टूल तो है बट फॉर्मेटिव नहीं है, सबमिटिव असेसमेंट टूल है। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसी भी कोर्स के दौरान जो टेस्ट लिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स, दैट इज़ नॉन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो टेस्ट जो कोर्स के ख़त्म होने के बाद टेस्ट लिया जाता है वो सबमिटिव असेसमेंट होता है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। Which sociological perspective views gender socialization as a mean of reproducing existing power relations in society? Behaviorism, functionalism, symbolic interactionism और conflict theory। तो ये यहाँ पे जेंडर सोशलाइजेशन एज अ मीन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग पावर की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है जेंडर सोशलाइजेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जाना जाता है, जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी। सोसाइटी में दो क्लासेस की बात की थी, बर्गोइस क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास। बर्गोइस जो कि ओनर हैं प्रोडक्शन के, और जो वर्किंग क्लास है प्रोलेटेरिएट है। बट ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सोशलिज्म में डेप्थ हो जाती है, बट यहाँ पे हमें जेंडर के कंटेक्स्ट में देखना है, तो जेंडर के कंटेक्स्ट में मेल और फीमेल दो क्लासेस हो जाएंगी जिनका कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। आइए चलते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। When you as a teacher want to use this approach to teach a science project, you will have to start your lesson with a problem. The children then will think of some possible solutions of the problem, means hypothesis, based on their previous knowledge. To test this hypothesis, children are engaged in self study, mutual discussion, learner learner interaction, and teacher teacher interaction, and practical work. What is this approach? Is it project method, or is it brainstorming approach, or is it problem solving approach, or is it peer work approach? कई बार को आपको लग सकता है कि इसका आंसर पेयर वर्क अप्रोच होगा, क्योंकि यहाँ पे लर्नर लर्नर टीचर टीचर इंटरेक्शन की बात हो रही है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बोला गया है कि यू आर स्टार्टिंग अ क्लास बाय अ हाइपोथेसिस, यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड मेकिंग स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ इसका आंसर चला जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने छठे सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग? चार में से एक जो है वो गलत है, तीन तो सही है लेकिन एक गलत है। वो गलत कौन सा वो हमें ढूंढना है। लर्निंग इज चेंज इन रेस्पॉन्स और बिहेवियर मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। ओके, infants shucking behavior, blinking at bright lights can be attributed to learning. Okay, maturation assist in the process of learning. ठीक है,
लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, इन्फेंट सकिंग बिहेवियर ब्लिंकिंग एट ब्राइट लाइट्स कैन बी एट्रीब्यूट टू लर्निंग। एक्चुअली ये लर्निंग को एट्रीब्यूट नहीं करती, ये जो है ये रिफ्लेक्स है। जब बच्चा तेज रोशनी को आंख पे पड़े तो वो पल के झपका लेता है अपनी, या वो अपने अंगूठे को चूसना शुरू कर देता, तो ये उसके रिफ्लेक्सेस हैं, ना कि लर्निंग है। लर्निंग के लिए बाकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, सिर्फ बी ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्ट इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन एज्ड ड्यूरिंग 6 to 14 years इन इंडिया? राइट टू एजुकेशन एक्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एक्ट, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग लॉ और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट। इसका क्लियरली आंसर राइट टू एजुकेशन एक्ट हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि अगस्त 2009 में आया था। आपसे एक सवाल है कि आप ये बताइए कि जो राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009 है, ये इन्फोर्स कब से हुआ था? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ था, कब से इन्फोर्स हुआ था, कब से प्रोसेस में आ गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर फाइनलाइजिंग सब्जेक्ट कंटेंट फॉर टीचिंग? आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लॉकिंग द स्टाफ कपबोर्ड, क्लीनिंग क्लासरूम बोर्ड्स, अरेंजिंग स्टूडेंट यूनिफॉर्म्स। इस सब में करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। किसी भी लेसन को डिलीवर करने से पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी इज रिगार्डेड एज इफेक्टिव फॉर enhancing multilingual learners conceptual understanding? Okay, sheltered instruction integrating content and language development, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकसिंग ओनली ऑन फोरम एक्यूरेसी। ये ओनली ऑन जो है ना ये गलत हो गया, नेगेटिव हो गया ये। ऑडियो लिंगुअल ड्रिलिंग एम्फेसाइजिंग रोट रिपीटेशन, रोट रिपीटेशन ये भी नेगेटिव वर्ड है। सबमर्जन प्रोग्राम्स विदाउट एनी लैंग्वेज सपोर्ट, विदाउट एनी लैंग्वेज सपोर्ट ये भी एक नेगेटिव टर्म है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है शेल्टर्ड इंस्ट्रक्शन इंटीग्रेटिंग कंटेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं आज की सेशन के अपने आखिरी सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर इज मोस्ट एसेंशियल व्हेन डिजाइनिंग इफेक्टिव असेसमेंट टास्क? फॉलोइंग डेली टाइम टेबल, यूज ऑफ कलरफुल वर्कशीट्स, कॉपिंग प्रीवियस ईयर्स टेस्ट और अलाइनमेंट विथ लर्निंग गोल्स। इसका करेक्ट आंसर अलाइनमेंट विथ लर्निंग गोल्स हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये काफ़ी अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो कमेंट्स में एक बार आप अपना स्कोर आउट ऑफ 10 कितना रहा वो बताएं, और अगले पार्ट का वेट करें जो कि बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स, एंड एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।